हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कहानी के निष्कर्ष के आधार पर दोपहर का भोजन, कहानी का विश्लेषण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साहित्य समीक्षकों ने कहानी के निष्कर्ष को लेकर जो मापदंड निर्धारित किए हैं वह है कथा वस्तु, पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देशकाल और वातावरण, भाषा शैली एवं उद्देश्य। कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन समसामयिक सामाजिक यथार्थ को चित्रित करती कहानी है। निम्न मध्य वर्गीय परिवार की आर्थिक विपन्नता को लेकर लिखी गई इस कहानी को कहानी कला के निष्कर्ष की कसौटी पर निम्न प्रकार से विश्लेषित किया जा सकता है। पहला है कथा वस्तु। इस कहानी की कथा वस्तु का प्रारंभ मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी सिद्धेश्वरी की खाना बनाने के बाद दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पति तथा पुत्र के इंतजार के साथ हुआ है। चूल्हे पर 7 रोटी बनाने के बाद उसे प्यास लगती है। उठकर एक लोटा पानी पी जाती है, जिससे उसकी छाती में दर्द होता है। थोड़ी देर जमीन पर पड़ी रहकर उसका ध्यान 6 वर्षीय बेटे प्रमोद की ओर चला जाता है, जो गरीबी के कारण कुपोषण का शिकार है। 5 सदस्यों वाले परिवार में मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी के कारण नौकरी छूट जाती है। बड़ा बेटा रामचंद्र प्रूफ रीडिंग सीख रहा है। मंझला बेटा मोहन 10वीं में पढ़ रहा है। खाने के लिए सबसे पहले बड़ा बेटा रामचंद्र आता है। उसने कपड़े भी साधारण पहन रखे हैं। जूतों पर धूल जमी हुई है। खाने पर बैठते ही अपने पिता और मोहन के खाने के संबंध में पूछता है और प्रमोद की बीमारी के संबंध में भी पूछता है। डरती हुई सिद्धेश्वरी रामचंद्र के लिए 2 रोटी, पनियाली दाल तथा चने की तली तरकारी परोस देती है और भी देने का उपक्रम करती है, परंतु इसी बीच मोहन आ जाता है। फिर डरती हुई सिद्धेश्वरी वही खाना उसे भी परोस देती है। झूठ के लिए मोहन की प्रशंसा भी करती है। जल्दी ही मोहन सारा खाना खत्म कर देता है तो सिद्धेश्वरी और लेने के लिए मनाने का प्रयास करती है, लेकिन रसोई की ओर झांककर मोहन मना कर देता है और थोड़ी सी दाल के लिए कहता है। सिद्धेश्वरी दाल देती है और मोहन सुड़ कर उसे पी जाता है। इसी बीच मुंशी चंद्रिका प्रसाद हारे थके पालथी मारकर पीठे पर आकर बैठ जाते हैं। सिद्धेश्वरी के द्वारा दिए खाने को बूढ़ी गाय की गुजाली की तरह खाते हैं। फटेहाल मुंशी की खाल लटक गई है और सिल के बाल उड़ गए हैं। सिद्धेश्वरी फिर उनसे भी और खाने की जिद करती है, परंतु वह गुड़ खाकर पानी पी लेते हैं। बची एक रोटी से आधी रोटी वह सोते हुए बच्चे के लिए रख देते हैं। अंत में कहानीकार ने बड़ी ही मार्मिकता के साथ घर की दयनीयता का चित्रण किया है, जहां बेकारी की भयंकर मार ने अपना प्रभाव जमा रखा है।
कथा वस्तु की सजगता पाठक के हृदय पर अपनी छाप छोड़ती चली जाती है। भले ही कहानी की कथा वस्तु संक्षिप्त है, लेकिन समाज की गहरी सच्चाई को उजागर करती चली जाती है। दूसरा है पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण। यह ठीक है कि कहानी में समस्या को उजागर करने पर विशेष बल दिया गया है, लेकिन पात्रों के अभाव में कहानी को सफलता की ओर जो जाना संभव नहीं है। अमरकांत ने दोपहर का भोजन कहानी में मुंशी चंद्रिका प्रसाद, सिद्धेश्वरी, रामचंद्र एवं मोहन नामक पात्र का सहारा लिया है। यद्यपि एक पांचवा पात्र भी सामने आया है, लेकिन वह अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता। उसे कुपोषण का शिकार दिखाकर कहानीकार ने आर्थिक तंगी के प्रभाव का चित्रण किया है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद भी केवल परिवार के मुखिया के रूप में सामने आते हैं, उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। इसी प्रकार उनके दोनों बेटों रामचंद्र एवं मोहन भी कोई विशेष भूमिका लेकर नहीं आते। रामचंद्र अवश्य अपने पिता एवं भाइयों के प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सिद्धेश्वरी अवश्य ऐसी पात्र है जो अपने पति तथा पुत्रों के प्रति समान भाव से भूमिका निभाती है। वह सबका ख्याल रखने की कोशिश करती है, स्वयं भूखी रहकर सबको खिलाना चाहती है। अपने दोनों बड़े बेटों से उसे डर लगता है। बार बार उनकी खुशामद सी करके अपने वात्सल्यमयी मातृत्व हृदय एवं पतिपरायणा स्त्री का दायित्व निभाती है। कहने का मतलब यह है कि कहानी में लेखक ने ऐसे पात्रों की प्रस्तुति की है जिनका आचरण समसामयिक समाज की यथार्थ स्थिति के साथ तालमेल बिठाना चाहता है, विद्रोह नहीं। इसी कारण की तरीके से कहानीकार ने पात्रों को परिस्थिति से अनजान बनाए रखने का प्रयास किया है। तीसरा है कथोपकथन या संवाद। कहानी को चरम तक पहुंचाने में कथोपकथन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अमरकांत ने दोपहर का भोजन कहानी में संवादों की प्रभावपूर्ण व्यवस्था की है। भले ही कुछ संवाद मानसिक रहे हैं, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रस्तुति कथ्य को उजागर करती हुई चलती है। रामचंद्र द्वारा प्रमोद के संबंध में पूछे जाने पर सिद्धेश्वरी बहुत कुछ छिपाना चाहती है, परंतु संवादों से स्वतः साफ हो जाता है। उदाहरण देखें तो इसके संवाद का उदाहरण है, रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पहुंचा, प्रमोद खा चुका। सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया है, कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। इस प्रकार अमरकांत द्वारा इस कहानी में प्रयुक्त कथोपकथन छोटे होते हुए भी प्रभावशाली हैं, अपने भाव को प्रेषित करने में सफल हैं। चौथा है देशकाल और वातावरण। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी कहानी की सफलता असफलता उसमें चित्रित देशकाल और वातावरण के स्वरूप पर निर्भर करती है। जब तक उसकी पृष्ठभूमि देशकाल की दृष्टि से सम्यक नहीं है, तब तक उसका यथार्थ काल्पनिक ही अधिक लगेगा।
दोपहर का भोजन कहानी का समूचा कथ्य एक ही वातावरण में अभिव्यक्त हुआ है। घर का वातावरण ही कहानी में प्रमुखता से चित्रित हुआ है। पूरी कहानी एक ही परिवेश में प्रारंभ होकर विकसित हुई है और उत्कर्ष तक पहुंची है। मनोभावों को चित्रित करने के लिए भी कहानीकार ने सम्यक वातावरण तैयार किया है। पांचवा है भाषा शैली। भाषा शैली की दृष्टि से भी यह कहानी सफल मानी जा सकती है, क्योंकि कहानीकार ने भाषा का स्वरूप सृजित करते समय पात्र, वातावरण, मनोभाव, कथ्य आदि का सम्यक ध्यान रखा है। उनके पात्रों के मुख से निकलने वाले शब्द सहजता का बोध लिए हुए हैं। तत्सम तद्भव शब्दों से अधिक ग्रामीण अंचल में बोले जाने वाले शब्दों का प्रयोग अमरकांत ने इसे स्वाभाविक गति प्रदान करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए हम इस संवाद को देख सकते हैं। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी गटगट चढ़ा गई। इसी तरह उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। इस वाक्य में भाषा का स्वाभाविक रूप देखा जा सकता है। अन्य देशज शब्दों में पीड़ा, पालथी, पनियाली, बड़का, चुभला आदि शब्दों का प्रयोग भी सहज बन गया है। छठा है उद्देश्य। दोपहर का भोजन कहानी के माध्यम से लेखक ने निम्न मध्य वर्गीय परिवार की आर्थिक विपन्नता एवं उसके कारण दयनीय हालत को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना चाहा है, जिसमें उसे पर्याप्त सफलता भी मिली है। कहानी के माध्यम से अमरकांत यह कहना चाहते हैं कि घर का मुखिया के बेकार होने पर घर की स्थिति और भी बुरी हो जाती है। यहाँ तक परिवार के सदस्यों का भरण पोषण भी दुभर हो जाता है। बच्चों का स्वभाव जरा सी बात पर नाराज होने को हो जाता है। इसके अलावा कहानी के माध्यम से लेखक ने नारी के त्याग, सहनशीलता एवं वात्सल्यतापूर्ण हृदय का भी चित्रण किया है। उद्देश्य की दृष्टि से भी दोपहर का भोजन कहानी सफल है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कहानी के निष्कर्ष के आधार पर अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन एक सफल कहानी है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना कहानी के निष्कर्ष के आधार पर दोपहर का भोजन कहानी का विश्लेषण। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।